धरातल पर बंगाल से चुनावी माहौल क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ग्राउंड की हकीकत क्या है वो जानेंगे। आज हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, सर्वे करने वाले, ग्राउंड पर रिसर्च करने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं सर, आप अभी अभी बंगाल से भी आए और लगातार 2-3 बार आप बंगाल गए भी, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी के बयानबाजी इस बार, उनका तेवर इस बार बदलता हुआ दिख रहा है। पिछली चुनाव में वो लगातार कहती थी खेला होवे, अलग ही अंदाज में दिखती थी ममता बनर्जी, लेकिन इस बार चुनाव में लगातार सुरक्षा कर्मियों पर हमलावर है। साथ ही साथ जिस तरीके से चुनाव आयोग पर लगातार घेर रही है, अलग अलग बातें कर रही है, क्या इस बार वो डर सरकार की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है? देखिए, एसआईआर ने ममता का मरसिया पढ़ दिया है। उनके ताबूत में तमाम कीले एक साथ ठोकने का काम चुनाव आयोग ने किया। आपको याद है पिछले 2021 के चुनाव में प्रशांत किशोर की टीम को मैं जानता हूं, उनको भी जानता हूं, काम किया साथ में। आईपैक, हाँ। तो उनका एक स्पीच मुझे याद है। वो कहते थे कि टीएमसी स्टार्ट 30% वोट बैंक के साथ करती है। ये प्रशांत किशोर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि टीएमसी का स्टार्टिंग ही 30% के वोट बैंक के साथ होता है और बीजेपी 0 से स्टार्ट करती है। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। आप देखिए, इस बार वो जो एज था टीएमसी को 30% वोट वाला, वो खत्म हो गया। जो अवैध बांग्लादेशी, एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति वोट डालने गया और वोट डालने के बाद जहां से पर्ची वगैरह मिलती है, उससे उसने पूछा कि भाई ये व्यक्ति फला फला व्यक्ति वोट डाल के जा चुका है? उसने कहा हाँ हाँ डाल के जा चुका है। उसने कहा यार उनके लिए तो मैं खाना बना के लाया था कि इस बहाने उनको कुछ खाना वाना खिला दिया जाए, थोड़ी बातचीत हो जाए। उसने कहा क्यों, तुम्हें नहीं पता ये व्यक्ति वोट डाल के चला गया और इसके तुम्हारे बाप का भी तो नाम यही है और ये व्यक्ति भी तो वही है। उसने कहा हाँ मेरा बाप है, इनको मरे हुए 12 साल हो गए हैं, वो हमेशा वोट डालने आते हैं और मैं उनसे कभी मिल नहीं पाता हूँ। तो ये जो पूर्वजों से मिलने का एक अद्भुत सहयोग टीएमसी करती है, वो इस बार खत्म हो गया है। और जितने भी अवैध बांग्लादेशी हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, या फिर गोल टोपी का बहुत बड़े पैमाने पर जो वोट है, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। ऐसी 86 सीटें हैं जहां पिछले पास टीएमसी ने 8 से 10 हजार वोटों से जीत मुकम्मल की थी। 8 से 10 हजार। मैं आपको बताऊं, ऑन एन एवरेज 12,000 से लेकर 21,600 तक वोट ऑन एन एवरेज हर एक विधानसभा से माइनस हुआ है। 12,000 से लेकर 21,600 तक। आपने वो आंकड़ा सुना होगा, कोई कहता है कि 54 लाख वोट माइनस हुआ है, कोई 80 के पास पहुंचाता। मैं आपको बताता हूं 1,12,00,000 वोट इस पूरे, वो यूआईडी के कारण हो, आधार के कारण हो, एसआईआर के कारण हो, या माइग्रेट, डुप्लीकेट, या फिर जो मर गए हैं उनका वोट माइनस करना हो, बांग्लादेशी गोल टोपी का वोट माइनस करना हो, 1,12,00,000 के आसपास मैं देख रहा हूं कि वोट माइनस हो गया है। और यही डर, यही जो घबराहट है, वो ममता बनर्जी के चेहरे पर निकल कर आती है। कभी वो चुनाव आयोग से दो चार होने की कोशिश करती हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी बात रखने की कोशिश करती हैं, काला चोगा पहनकर वहां पहुंच जाती हैं। प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, बार काउंसिल के सदस्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव, एक मैसेज बंगाल में जाए कि उनकी मुख्यमंत्री उनके साथ खड़ी है, उसी गोल टोपी जो वोटर्स है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी की घबराहट वो मालदा में निकलती है। ममता बनर्जी की घबराहट जब शुभेंदु अधिकारी का काफिला निकलता है उस पे निकलती है। और ममता बनर्जी की घबराहट अभिषेक बनर्जी के रोड शो में और अभिषेक बनर्जी के जब प्रोग्राम में महज 1200 लोग इकट्ठा होते हैं, महज 1200, और शुभेंदु अधिकारी अपने तय समय से 3 घंटा लेट इसलिए नॉमिनेशन के लिए पहुंचते हैं ताकि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां तक उनको जाने नहीं दे रही है। मतलब इतना जाम लगता है जब वो अपना नॉमिनेशन करने पहुंचते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए हकलान हैं। और जिस तरीके से उनकी भवानीपुर की सीट से वोट माइनस हुए, आप सोचिए कि 46,000 वोट से वो जीती थी 16 में,
फिर वो उपचुनाव होता है 21 में, तब वो उससे थोड़ा प्लस करती हैं और चुनाव आयोग 44,000 वोट काट देता है। वो सुप्रीम कोर्ट भागते भागते जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर गुहार लगाती हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे देखता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें 2,000 वोट और प्लस कर देता है कि इतने वोट और माइनस होने चाहिए। तो ये जो ममता बनर्जी की बेचैनी है, छटपटाहट है, क्योंकि वो 30% का लेवरेज, 27% मोटा मोटी जो लेवरेज उनको सीधे मिलता था मशीनरी का वोट, यानी कि जो सरकारी वोट है, मैं इसे सरकारी वोट इसलिए कहता हूं क्योंकि जिसकी सरकार होती है वो 1 से 1.5% वोट जो है टॉप अप करवा देता है, दिलवा देता है, इसमें कोई दुराई नहीं, हर राज्य में होता है। लेकिन बंगाल में ये प्रतिशत 2% तक पहुंच जाता था मशीनरी के द्वारा वोट मिलना। ये इस बार चेंज हो गया है। इस बार उन तमाम शंटिंग पोस्टिंग वाले ऑफिसर्स को वापस चुनाव आयोग ने लाकर खड़ा किया है और वो पुराने भ्रष्टाचारी या फिर उपद्रव और दंगों में हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले कर्मचारी, वो पुलिसिया हो, 176 पुलिस के एसएचओ का तबादला चुनाव आयोग ने किया है। केजी राव थे, मुझे याद है बिहार में जो लास्ट एक चुनाव हुआ था जहां से लालू प्रसाद हारे थे और नीतीश का कार्यकाल या फिर कहा जाए कि एक सुगम आगमन हुआ था, वही केजी राव का चुनाव प्रक्रिया या फिर कहा जाए कि केजी राव ने जिस तरीके से बिहार को बदल कर रख दिया था, बूथ कैप्चरिंग हो या फिर बूथ की एक तरीके से लाइनों को ज्यादा बढ़ाना हो या फिर तमाम तरह के धांधलेबाजी को केजी राव ने बदला था। इस बार चुनाव आयोग इस चीज को बंगाल में आप देख रहे हैं और ये ममता की अंत की शुरुआत दिख रही है। जी, चुनाव आयोग के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों पर हमलावर है। और अगला सवाल मैं इसी में आपसे जोड़ूंगी, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी फिर से एक बार उनके गढ़ में जाकर और उनके साथ है, क्या वहां भवानीपुर का क्या प्रभाव दिख रहा है? एसआईआर से प्रभाव है? किसको फायदा दिख रहा है भवानीपुर में इस बार आपको? देखिए, पहला है एसआईआर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जमीन पर और एसआईआर ने वाकई ममता बनर्जी और बीजेपी को एक ही जगह, एक ही पटल पे लाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी भी 0 से स्टार्ट करेगी और ममता बनर्जी को भी 0 से स्टार्ट करने पड़ेगा। वो जो एक 27 और 30% वाला बेनिफिट ममता बनर्जी को मिलता था बाय हुक बाय क्रुक, वो सीधे तौर पर खत्म है। और बंगाली बहारी का मुद्दा, बंगाली और गुजराती का मुद्दा, बंगाली और बिहारी का मुद्दा लगातार ममता बनर्जी बनाती है और उसको उनको फायदा भी होता है, इसमें कोई दुराई नहीं। मुझे याद है मैं 2021 के चुनाव में था बंगाल में, कैलाश विजयवर्गीय थे, कैलाश विजयवर्गीय सारा काम देखते थे और ममता जो बाइट देती थी उसके डिफरेंट बाइट देने के लिए वो तुरंत मैदान में आ जाते थे और लगातार ममता को टारगेट कर रहे थे। इसीलिए ममता को बंगाली अस्मिता का फायदा मिला और एक तरीके से वो मुद्दा भी बन गया बाहरी बनाम बंगाली का, वो चीज चल गई क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को 6-6:30 बजे के बाद मुझे इस चैनल पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनको रीच करना बड़ा मुश्किल था। उनके तमाम तरह के शौक थे, खैर बहरहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने जो गलती की वो इस बार बीजेपी करती हुई नजर नहीं आ रही। आप मुझे बताइए, सुनील बंसल हैं, आपको दिखे कहीं? धर्मेंद्र प्रधान हैं, आपको कहीं दिखे? नहीं। एक वो है यादव, वो भी कहीं आपको दिखे? आपको वो सारे पिक्चर से गायब हैं। वो तीनों पर्यवेक्षक और चुनाव का प्रबंधन देखने वाले सभी लोग पिक्चर से गायब हैं। आपको कोई दिखा? नहीं दिखा। दूसरा यह है कि इस बार बीजेपी ने किसी भी टीएमसी या कांग्रेस या फिर किसी भी पार्टी के नेता को अपने यहां ज्वाइन नहीं करवाया। आपने ये भी देखा, किसी भी व्यक्ति को अपने यहां ज्वाइन नहीं करवाया, किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जो जिस पर बाहरी होने का शक है। दूसरा यह है कि बीजेपी ममता का नाम लेकर सीधे बात नहीं कर रही है, वो टीएमसी और सरकार की कमियां खामियां बता रही है। मैं जाधवपुर विश्वविद्यालय है वहां पर, क्योंकि मैं जेएनयू का हूं और तो जाधवपुर में मेरे कुछ दोस्त मित्र थे, ठीक, तो मैं जाधवपुर भी गया, वहां के छात्रों से भी मैंने बात की। आप अगर डीयू में पढ़ी होंगी, मैं डीयू का रहा हूँ, जेएनयू का रहा हूँ, तो हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट सेल होता है, कैंपस की प्लेसमेंट मिलती है, ठीक। और मैं किंग्स जॉर्ज जो है विटसन कॉलेज, उसमें भी था, मालदा के कॉलेज में भी था, वहां के छात्रों से भी बातचीत की। आप सोचिए कि एक प्लेसमेंट सेल नहीं है वहां पर।
जो बच्चा एमबीए कर रहा है, बीसीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, तमाम कर रहा है, उसको कोई भी प्लेस, अरे इंटर्न तक का भी कोई प्लेसमेंट जॉब नहीं। आप डीयू में पढ़िए, इकोनॉमिक ऑनर्स वालों की 100% प्लेसमेंट होती है, इंग्लिश ऑनर्स वालों की 100% प्लेसमेंट होती है, इंटरनेशनल रिलेशन पर एमए करने वालों की 100% प्लेसमेंट होती है, डब्ल्यूएचओ उठा ले जाता है उनको, अलग अलग जगह प्लेसमेंट होती है। तो छात्रों के बीच भी शिक्षा का बहुत बड़ा कारण है। छात्र भी मानते हैं कि भाई यहाँ पर शिक्षा को लेकर दिक्कत है, शिक्षा अगर आप ले भी ले और किस प्रकार पढ़ाई भी हो जाए तो प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि पूरे बंगाल में कोई बड़ी एमएनसी नहीं है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ा रोजी रोजगार उद्योग धंधा नहीं है। वहां अगर एक ही रोजगार है तो वो रोजगार है सरकार का। या तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए और टीएमसी के क्लब कल्चर में आ जाइए और बैठ के फुटबॉल खेलिए, कैरम खेलिए, ये तमाम जो गेम्स है वो खेलिए, रोजी रोजगार वहां है नहीं। तो विद्यार्थियों के लिए भी, छात्रों के लिए भी बड़ी दिक्कत है। छात्र भी इस बार चेंज चाह रहे हैं, आम आदमी भी चेंज चाह रहा है। मेडिकल कार जो बच्ची थी जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ और टीएमसी के आरजी कर लोग कॉलेज। उसमें शामिल थे, हाँ आरजी कार। तो आप ये सोचिए, उसकी माँ को टिकट देना, और वो जो माँ वोट मांगने के लिए जब घूम रही है तो उसको देखकर महिलाएं रो रही हैं। आप सोचिए, उस बिल्कुल। महिला को देखकर तमाम उस उम्र की या छोटी बच्चियां रो रही हैं, और वो जैसे ही हाथ ऐसे करती है, दूसरों से हाथ नमस्कार करती है, मैंने देखा कि महिलाएं आती हैं उसका हाथ पकड़ लेती हैं कि तुम कम से कम हमें नमस्कार मत करो। तो आप समझिए कि इस वक्त ये मुद्दे बीजेपी, अब मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो साम दाम दंड भेद, ये इनके इन प्रकारेण बीजेपी अपने तमाम हाथी घोड़ा वजीर प्यादे क्वीन सबको सेट कर चुकी है। और आप देखेंगे बंगाल का चुनाव वाकई इस बार बड़ा दिलचस्प है, जो बंगाल जा रहा है। अच्छा, हम पत्रकारों को भी बड़ी दिक्कत थी, हम पत्रकारों को टीएमसी वाले पीट हाँ, देते थे। बिल्कुल। 1.5 महीने पहले मेरी हाँ। टीम पर हमला हुआ, 1.5 महीने पहले जब मैं था तो हम पर हमला हुआ, हम बड़ी दिक्कत हुई, लैपटॉप वगैरह टूटा, कांच वगैरह सब टूट गया, बहुत सारी दिक्कत हुई। गाड़ी लेकर हम गए थे, बिहार की गाड़ी थी वो, उस पर भी हमला हुआ। बहर चल वो अलग विषय, लेकिन इस बार पत्रकारों की सुरक्षा भी है।